छात्रों, मैं दीपक कुमार, शेरशाह कॉलेज सासाराम। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा त्रिपक्षीय संघर्ष, और यह वीडियो मैं इतिहास विषय के छात्रों के लिए बनाया हूं, जो बीए पार्ट सेकेंड के विद्यार्थियों के लिए होगा। त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। गुप्तों का पतन हो चुका है और गुप्तों के पतन के बाद हर्ष उत्तराधिकारी बनता है, जो कन्नौज से शासन करता है, और वो पूरे उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। और एक चीज़ पढ़ाने के क्रम में हमने बताया होगा आप लोगों को कि किस प्रकार से हर्ष उसको राजनीतिक एकता के साथ साथ सांस्कृतिक एकता का भी केंद्र बना देता है। लेकिन हर्ष के बाद की अगर स्थिति देखें कन्नौज की, तो यशोवर्मन नाम का एक राजा होता है, जिसके बारे में हमको जानकारी गौदाओ, जिसको उसके राजकवि बागपति ने लिखा है, उससे जानकारी मिलती है। और हर्ष के बाद लगभग 700 से 740 ईस्वी तक ऐसा प्रतीत होता है कि उसने शासन किया था। और ये यशोवर्मन एक प्रतापी राजा था, जो ललितादित्य के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना का निर्माण किया था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरोत्तर या बाद की अवस्था में वो खुद आपस में संघर्षरत हो गए अपनी अपनी वर्चस्वता को कायम करने के लिए। और ललितादित्य और साथ साथ यशोवर्मन के संघर्ष में ललितादित्य यशोवर्मन को हरा देते हैं। और उस समय यशोवर्मन की थोड़ी छवि धूमिल हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कन्नौज से शासन करते रहते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो यशोवर्मन के शासनकाल को एक बहुत ही सांस्कृतिक समृद्धि का भी काल माना जाता है, क्योंकि भवभूति जो कि मालती माधव और उत्तम रामचरित के लेखक हैं, वो उनके दरबार में रहा करते थे वागपति के साथ साथ। और अगर यशोवर्मन को बहुत सारे चीनी विवरण भी मिले हैं यशोवर्मन के बारे में, जहाँ वहाँ पे उनको इस्मोफ्रेन कहा गया है। इसका मतलब मध्य देश का राजा, अर्थात उस समय संपूर्ण भारत के मध्य देश पर अगर किसी राजा का शासन था तो वो थे यशोवर्मन। यशोवर्मन के बाद के जो उत्तराधिकारी यशोवर्मन के हुए, उनकी ऐतिहासिकता पूरी तरह से संदिग्ध है, और उस पर इतिहासकार बहुत उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है, या उनके स्रोत भी नहीं मिले हैं, जिसके कारण उनके बारे में कम जानकारियां हैं। लेकिन यशोवर्मन के उत्तराधिकारियों के बाद किन किन राजाओं ने कन्नौज में शासन किया, वो एकदम क्लियरली स्पष्ट है और क्लियर है, स्पष्ट है। आयुध शासकों ने, आयुध में वज्रायुध, इंद्रायुध और चक्रायुध, ये बहुत प्रतापी शासक नहीं थे, नाम मात्र के शासक थे। इनकी शक्ति, इनके पास बहुत शक्ति भी नहीं थी। ये एक निर्भर शासक हुआ करते थे, कभी इस राजा पे कभी उस राजा पे। तो ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ यशोवर्मन के हटने के बाद, और ये चूंकि कमजोर उत्तराधिकारी हुए, आयुध शासक जो थे वो कहीं ना कहीं कमजोर और उत्तराधिकारी हुए, तो उस कन्नौज पे कैप्चर करने के लिए दक्षिण से राष्ट्रकूट, पूरब से पाल और नॉर्थ वेस्ट से या उत्तर पश्चिम से गुर्जर प्रतिहारों ने आक्रमण किया। और इस कन्नौज को, अब कन्नौज पे ये आक्रमण क्यों कर रहे हैं, ये भी जानने या समझने की बात है कि क्यों कन्नौज का इतना इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। कन्नौज की अगर भौगोलिक अवस्था को देखें तो कन्नौज गंगा यमुना दोयाब के क्षेत्र में पड़ता है। और गंगा यमुना दोयाब का क्षेत्र अगर भूमि के हिसाब से देखा जाए तो सबसे उपजाऊ प्रदेश था, और कृषि के हिसाब से भी देखें तो कृषि के उपजाऊपन के हिसाब से एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था। तो कृषि की समृद्धि और साथ साथ यहाँ पे कन्नौज में बोलते हैं हर्षवर्धन के समय में एक असेंबली हुई थी, धर्मसभा हुई थी, अर्थात हर्षवर्धन ने कन्नौज को एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी बना दिया था। और यशोवर्मन ने अपने जीत के माध्यम से इसको एक साम्राज्यिक सत्ता का प्रतीक बना दिया था कि जिसका भी शासन कन्नौज पर होगा वो भारत का एक चक्रवर्ती राजा होगा, क्योंकि हर्षवर्धन वहीं से शासन करते थे और यशोवर्मन के समय में भी कन्नौज अपने शिखर पर था।
तो जो साम्राज्यिक सत्ता का प्रतीक बनना, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्धि पाना और साथ साथ कृषि का उपजाऊपन, इसके अतिरिक्त व्यापारिक समृद्धि अर्थात कन्नौज की लोकेशन को उस समय देखें तो कन्नौज एक ऐसा एक राष्ट्रीय जैसे राजमार्गों का चौराहा टाइप का शहर उस समय बन चुका था। और कन्नौज से प्रयाग से होते हुए कांची तक एक रोड जाता था, एक सड़क जाती थी जिससे व्यापार किया जा सकता था। साथ ही बनारस से होते हुए कन्नौज से बनारस से गंगा के मुहाने तक अर्थात बंगाल तक जाके वो व्यापार कर सकते थे। पूरब में ध्यान से देखें तो कामरूप अर्थात असम तक, उत्तर में नेपाल तथा तिब्बत तक व्यापारी जाकर व्यापारी कर सकते थे। कन्नौज से दक्षिण में देखा जाए तो बनवासी आज का लगभग कर्नाटक तक वहां पर रास्ता एक सड़क जाती थी। गुजरात की राजधानी तथा बजान तक भी एक सड़क जाता था। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि व्यापारिक रूप से भी ये एक ऐसा समय है जब कन्नौज शहरों के मामले में भी एक कॉमर्शियल सिटी के रूप में इमर्ज कर जाता है, अर्थात एक व्यापारिक शहर के रूप में, एक समृद्ध व्यापारिक शहर के रूप में इमर्ज करता है। कारण यह है कि इसका लोकेशन और यहाँ से जो सड़कें गुजर रही हैं उसके कारण से भी ये व्यापारिक रूप से पूर्ण रूप से समृद्ध हो जाता है। कृषि के मामले में ये समृद्ध है, सांस्कृतिक केंद्र है, साम्राज्यिक सत्ता का प्रतीक है। और यही कारण है कि इन कारणों के लिए पूर्व से पाल और फिर यहाँ उत्तर पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण से राजपूत आक्रमण कर देते हैं एक कैप्चर करने के लिए। इसकी शुरुआत कैसे होती है उसको हमको देखना होगा। ये कैसे त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है और यही इतिहास में त्रिकोणात्मक संघर्ष के नाम से जाना जाता है। अर्थात कन्नौज पर अधिकार या ये कहें कि जो पॉलिटिकल खालीपन है, जो राजनीतिक खालीपन है उत्तर भारत में, उसको भरने के लिए तीन शक्तियां आपस में टकराती हैं, आपस में संघर्ष करती हैं और इसी को त्रिकोणात्मक संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है तो गुर्जर प्रतिहार राजा है वत्सराज, और ये वत्सराज जो है आक्रमण कर देता है कन्नौज पे। और कन्नौज का जो उस समय का राजा है इंद्रायुध उसको सपोर्ट करता है और साथ में इधर से पाल भी आक्रमण कर देते हैं। तो चक्रायुद्ध को जो है धर्मपाल सपोर्ट करता रहता है और इंद्रायुद्ध को जो है वत्सराज सपोर्ट करता रहता है। तो शुरुआत में धर्मपाल को ये हरा देते हैं, अर्थात वत्सराज डिफीट कर देता है धर्मपाल को, और डिफीट करने के बाद यहाँ पे इंद्रायुद्ध को बैठा देते हैं गद्दी पे, कन्नौज की गद्दी पे। लेकिन बाद में अच्छा इसका जो उदाहरण है, इसका जो एविडेंस है वो कहाँ से मिलता है तो राधनपुर अभिलेख से। गोविंद तृतीय का अभिलेख है राधनपुर अभिलेख, और वहां से एकदम क्लियरली ये इंडिकेशन है कि वत्सराज ने शुरुआत में धर्मपाल को हरा दी। लेकिन फिर बाद में संजन और फिर बाद में ऐसा लगता है कि धर्मपाल ने फिर वत्सराज को हरा दिया, क्योंकि और वत्सराज को हराकर चक्रायुद्ध को गद्दी पर बैठाया। क्योंकि ये जो वो मिलता है, इसका जो डिटेल मिलता है वो ये मिलता है कि धर्मपाल यदि चाहता तो कन्नौज का शासक बन सकता था, लेकिन वह खुद शासक न बनकर, वह स्वयं शासक न बनकर, वो शासक कहाँ का बनता है, वो चक्रायुद्ध को अर्थात एक अपने निर्भर शासक को वहाँ का शासन सौंप देता है, अर्थात चक्रायुद्ध को यहाँ का शासक बना देता है। ठीक है, तो धर्मपाल और वत्सराज में लड़ाई हुई। वत्सराज शुरू में धर्मपाल को हराते हैं, लेकिन वत्सराज फिर धर्मपाल रिट्रीट करता है और फिर ये हरा देता है वत्सराज को। अब ध्यान से देखें कि धर्मपाल जब हराता है वत्सराज को तो चक्रायुद्ध को बैठा देता है, लेकिन धर्मपाल को फिर डिफीट कर देता है जो वत्सराज का पुत्र है नागभट्ट द्वितीय, या उसका उत्तराधिकारी है नागभट्ट द्वितीय। वो बड़ा प्रतापी राजा है, बहुत युद्ध करता है और युद्ध में विजयी भी होता है। तो वो डिफीट कर देता है धर्मपाल को, और डिफीट करने के बाद अच्छा इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है तो खलीमपुर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। लेकिन धर्मपाल करता क्या है जब डिफीट होता है तो धर्मपाल अब इसके लिए सहायता मांगता है राजपूत गोविंद तृतीय से। अच्छा ये उस समय मैं भूल गया
कि ध्रुव भी सबसे पहले ध्रुव आक्रमण करता है और ध्रुव पहली शक्ति बन जाता है कि कोई भी साउदर्न इंडिया की अर्थात दक्षिणी भारत की कोई शक्ति उत्तर भारत के राजनीतिक स्थिति में पहली बार हस्तक्षेप करता है तो ध्रुव को प्रेरित जाता है और राष्ट्रकूट पहली ऐसी शक्ति बनते हैं जो उत्तर भारत की लड़ाई में अर्थात गुर्जर प्रतिहार और पालों की लड़ाई में हस्तक्षेप करते हैं। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कि धर्मपाल हेल्प मांगता है गोविंद तृतीय से। गोविंद तृतीय जो राष्ट्रकूट शासक है वो चला आता है और इसके बारे में संगम ताम्रपत्र अभिलेख से भी जानकारी मिलती है कि वो आता है और आने के बाद नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर देता है। नागभट्ट द्वितीय को जब वो पराजित करता है तो इसके बारे में पूरी जानकारी भी मिलती है और मुंगेर और ग्वालियर अभिलेख से ये पता चलता है कि एक युद्ध हुआ फिर गोविंद तृतीय और धर्मपाल के बीच में, अर्थात जिन पालों ने अपनी सहायता के लिए गोविंद तृतीय को बुलाया था वो पहले नागभट्ट द्वितीय को हरा देते हैं और उसके बाद फिर वो पालों से ही उलझ जाते हैं, अर्थात पालों से उनका संघर्ष होता है और उस पालों के संघर्ष में गोविंद तृतीय पूरी तरह से पालों को हरा देता है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे ध्रुव की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने से पहले ही वो साउथ चला जाता है, दक्षिण चला जाता है, क्योंकि दक्षिण की कुछ शक्तियाँ अर्थात चालुक्यों से राष्ट्रकूटों का हमेशा संघर्ष रहते हैं, हमेशा युद्ध में संघर्षरत रहते हैं, उनकी लड़ाई आपस में चलती रहती है और यही कारण है कि ध्रुव वापस चला जाता है। उसी प्रकार से गोविंद तृतीय के साथ भी होता है, ये पूरी तरह से इस पर कब्जा कर लेता है, लेकिन चूंकि ये गुर्जर प्रतिहारों को भी हरा देता है और पालों को भी हरा देता है, लेकिन फिर परिस्थितियां ऐसी बनती है कि उसे साउथ इंडिया जाना पड़ता है और दक्षिण भारत के लिए जब वो चला जाता है तो स्थिति फिर पालों का जो उत्तराधिकारी होता है अर्थात धर्मपाल का पुत्र देवपाल बन जाता है और देवपाल ऐसा लगता है कि देवपाल ने फिर से गुर्जर प्रतिहारों पर आक्रमण किया और एक गुर्जर राजा को हराने का विवरण मिलता है मुंगेर अभिलेख से और वो ऐसा लगता है कि वो राजा राम भद्र थे जो कि एक वीक राजा थे, एक कमजोर शासक थे, उसको उन्होंने हराया और देवपाल ने हराकर लगभग द्विपक्षीय संघर्ष में एक निर्णायक भूमिका अदा की। लेकिन यहीं पे ये युद्ध समाप्त नहीं होता, देवपाल के भी जो सक्सेसर हैं वो बहुत कमजोर उत्तराधिकारी हो जाते हैं और उन कमजोर उत्तराधिकारियों का पाला पड़ता है मिहिर भोज जैसे शासक से जो गुर्जर प्रतिहारों में बहुत ही प्रतापशाली शासक था और साथ ही साथ ये शक्ति और सामर्थ्य में भी तेज था, कूटनीतिक रूप से भी बहुत तेज शासक था और इनके जो वीर सक्सेसर हैं नारायण पाल और अगर ध्यान से देखें तो विग्रह पाल, ये दोनों वीर सक्सेसर हैं और इनका पाला मिहिर भोज से पड़ता है। ऐसी स्थिति में मिहिर भोज क्या करता है, कन्नौज तथा कालिंजर को जीत लेता है क्योंकि दक्षिण की जो राष्ट्रकूट की शक्ति है वो यहाँ है नहीं और इनका सामना इन कमजोर उत्तराधिकारियों से होता है। मिहिर भोज कन्नौज और कालिंजर को जीत लेते हैं, लेकिन तभी क्या होता है कि देवपाल फिर से एक एलाई बना लेता है अपने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से एक संगठन बना लेता है और संगठन बनाकर फिर मिहिर भोज पर आक्रमण करता है और मिहिर भोज को पूरी तरह से हरा देते हैं ये लोग, अर्थात देवपाल और कृष्ण द्वितीय मिहिर भोज को हरा देते हैं। ग्वालियर अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है कि लक्ष्मी ने धर्मपुत्र को छोड़कर भोज का वर्ण किया, अर्थात इस घटना के बाद ये घटनाएं हैं और उन घटनाओं में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मिहिर भोज का पलड़ा भारी दिखाई देता है। कृष्ण द्वितीय फिर से चला जाता है साउथ में और कृष्ण द्वितीय जब साउथ चले जाते हैं, दक्षिण चले जाते हैं, तो वैसी स्थिति में मिहिर भोज देवपाल के सक्सेसर्स को हरा के उनके क्षेत्रों पर कब्जा करने लगते हैं। फिर राष्ट्रकूट करते क्या हैं, जब उनको लगता है कि मिहिर भोज एकदम शांत बैठा हुआ है और मिहिर भोज पे कोई ये आक्रमण नहीं करते, राष्ट्रकूट आक्रमण कर देते हैं पालों पे और पालों पे आक्रमण करने के कारण जो पालों की स्थिति एकदम क्षीण हो जाती है और स्थिति क्षीण होने से ऐसा लगता है
कि ऐसा लगता है कि जब स्थिति क्षीण हुई पालों की तो मिहिर भोज पालों पर फिर आक्रमण कर देते हैं। पालों के साथ संघर्ष में राष्ट्रकूटों की भी शक्ति थोड़ी क्षीण हो जाती है और राष्ट्रकूटों पे अगर ध्यान से देखें तो चालुक्य नरेश भीम द्वितीय राष्ट्रकूटों के नरेश कृष्ण द्वितीय को भी हरा देते हैं। तो मिहिर भोज क्या करता है कि कृष्ण द्वितीय की इधर से पालों से भी संघर्ष चल रहा है और यहाँ पे चालुक्यों से भी संघर्ष चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में कृष्ण द्वितीय कमजोर शासक हो जाते हैं और उनका पीछा करके मिहिर भोज उनको भी हरा देता है। इस प्रकार से अगर देखें तो 885 एडी आते आते मिहिर भोज त्रिपक्षीय संघर्ष में एक निर्णायक भूमिका अदा करता है और वो वास्तविक शासक बन जाता है कन्नौज का। कन्नौज पे अपनी शक्ति और सामर्थ्य के जरिए, अपनी कूटनीतिक चालों के जरिए मिहिर भोज वहां उस क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार कन्नौज से शासन करने लगते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कन्नौज पर शासन या कन्नौज का शासन इतना इंपॉर्टेंस या इतना महत्व रखता है, इस चीज को हमको समझना होगा। क्योंकि गुप्तों के पतन के बाद जिस वैक्यूम को, जिस राजनीतिक खालीपन को हर्ष ने पूरा किया था, उसी राजनीतिक खालीपन को गुर्जर प्रतिहार कुछ समय के लिए नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें और बाद के घटनाक्रम को देखें तो गुर्जर प्रतिहार खुद कई भागों में विभाजित हो जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो बाद में ओरिजिन ऑफ राजपूत होगा, जो राजपूतों चंदेल, चौहान, परमार, इन लोगों का उदय होगा, वो कहीं ना कहीं गुर्जर प्रतिहारों से ही संबंधित लोग थे या गुर्जर प्रतिहारों के वंश से ही संबंधित थे। तो ये जो कुछ ही समय के लिए ये राजनीतिक जो स्थिरता पैदा हुई थी कन्नौज को लेकर, कन्नौज के शासन को लेकर, वो कुछ समय के लिए टल जाता है और फिर से कन्नौज की वो पॉपुलैरिटीज, कन्नौज फिर से एक कुछ समय के लिए एक शक्तिशाली शासन वहाँ से शुरू होता है। लेकिन अब उसके मास्टर बदल चुके हैं, अब उसके राजा बदल चुके हैं। कमजोर आयुध शासकों के स्थान पर अब गुर्जर प्रतिहारों का शासन है, जो कि एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था देने का भरपूर प्रयास करेंगे। लेकिन फिर बाद में वो कई भागों में विभाजित हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।